देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। पाकिस्तानी कौम के ऊपर बिजली की कीमतें बढ़ाई तो हम तैयारी करेंगे केवल नाफरमानी की तरफ जाने के लिए। महंगाई वैसी इस पानों पे हर दूसरे दिन बिजली ऊपर, कभी पेट्रोल डीजल, तो लोग पिस गए हैं बेचारे। लोगों को घर में ये जो बिजली के बिल आए हैं, मेरे घर जो बिजली का बिल आया है, ना हीटर चल रहे थे ना एयर कंडीशन चल रहे थे, दुगना बिल आ गया। लाइनें अब देख लें कि पेट्रोल है नहीं, फिर सरचार्ज लगा दी है, सरचार्ज पेट्रोल के ऊपर भी लगा दिया है, बिजली पे भी लगा दी है। ये धरना होता तो ना अभी बिजली भी और सस्ती होनी थी, धरना होता तो पेट्रोल भी अभी और सस्ता होना। पेट्रोल की किल्लत है, ये हो सकता है कि अगर धरना होता तो ये किल्लत ना होती। सरचार्जेस लगा दिए, दुनिया में 60% तेल कम हो गया, तो बजाय कम करने के सरचार्ज और लगा दिए। आपको कम से कम 5 रुपए लीटर पेट्रोल और केरोसिन ऑयल की कीमत कम करें और 20 रुपए लीटर डीजल की कीमत कम करें। ये जो डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है अवाम देगी बेचारी। ये ताकतवर पैसे वाले लोगों के लिए फायदे और आम आदमी की कमर तोड़नी और महंगाई कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, ये इमरान खान साहब खुद 2016 में तकरीबन कमोबेश और 2017 में सारी बात करते रहे हैं पेट्रोल और बिजली की कीमतों के हवाले से, और बताते रहे हैं आवाम को और ये बावर कराते रहे हैं कि जब भी बिजली की कीमतें बढ़ती हैं या पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो किस तरह से आवाम पर बोझ आ जाता है और किस तरह से पूरा मुल्क इससे मुतासर होता है। बात करूँ कुछ पेट्रोल की कीमतों की। पेट्रोल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो। पीटीआई की हुकूमत के क़याम के बाद 1 सितंबर 2018 को पेट्रोल की कीमत 92 रुपये और तकरीबन 88 पैसे फ़ी लीटर थी। अब पेट्रोल की नई कीमत 147 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है, यानी कि 3 सालों में मजबूरी तौर पर अगर देखा जाए तो 50 रुपये से ज़ायद का इजाफा हो चुका है अब तक। जून 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पेट्रोल की कीमत थी 100 रुपये और कुछ पैसे, यानी कि 62-63 रुपये तक फ़ी लीटर दस्तयाब था पेट्रोल की कीमत 12 रुपये 93 पैसे कमी की गई और पेट्रोल की सबसे ज़्यादा कीमत 113 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर हो गई थी। पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में थी तो 1 अप्रैल 2008 को पेट्रोल की कीमत 65 रुपये 81 रुपये फ़ी लीटर दस्तयाब थी, और जो 1 अप्रैल 2013 को जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत हटाई गई तो पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 30 पैसा फ़ी लीटर उस वक्त मौजूदा हुकूमत में थी। इस दौरान जो पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर फ़ी लीटर का इजाफा हुआ था वो तकरीबन 36 रुपये और 49 रुपये तक तकरीबन पैसे तक ये इजाफा फ़ी लीटर हुआ था। यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है वो पेट्रोल की कीमत इस मौजूदा दौर के अंदर बढ़ाई गई है और इस तक मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। और ये वो हुकूमत है जो कि बार बार माजी में जब कंटेनर पर होती थी और जब अपोजिशन के तौर पर हमारे सामने आई थी तो हमें पावर कराती रही कि किसी भी तरह से पैसे जो है वो बढ़ने नहीं चाहिए पेट्रोल के, और आलमी मंडी में जो तेल मिल रहा है, जिस तरह से हम जिन रेट्स के ऊपर तेल ख़रीद रहे हैं वो बहुत कम है और उनको बहुत ज़्यादा सरचार्ज लगा के उनके ऊपर मुख्तलिफ टैक्सेस के साथ आवाम तक बहुत ही महंगे नर्ख में बेचा जा रहा है पाकिस्तानी आवाम को। तो चाहे बिजली का फ़ी यूनिट हो या फिर पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत हो, दोनों के हवाले से माजी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब अपोजिशन में होते थे तो ये समझाते रहते थे कि आपको किसी भी तौर से इन दोनों चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, या तो बिजली के बिल फाड़ दें, जला दें, मगर दें नहीं, और पेट्रोल की कीमत
सियासतों के हवाले से भी, जैसे कि अभी आपने सुना उनके मुख्तलिफ जुमलों में जो माजी के उन्हीं के अपने बयानात हैं उसमें वो कहते रहे, हुकूमत को तंबीह करते रहे कि 5 रुपये फ़ी लीटर आप कम करें पेट्रोल की कीमत और डीजल के पैसे भी कम होने चाहिए। लेकिन अपने दौरे हुकूमत में ही हमें वो कुछ और बातें बताते हैं। अब उनके वज़रा और वो कुछ और कहानियाँ सुनाते हैं। जब भी किसी चीज़ की बात की जाती है तो वो माजी की हुकूमतों पर डाल देते हैं और अपोजिशन को ही मौरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं, जबकि उनकी हुकूमत के बैठे हुए अरस्तु वो सारे जिनको वो अपने बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी कहते थे, उनमें से कोई भी एक कोई प्रैक्टिकली फिगर्स के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करते हुए अब तक मुतमईन और मौसर अंदाज में आवाम तक कोई भी पैगाम या फिर जवाब देने से कासिर ही रहा है ज़्यादातर। बहरहाल ये वो सिचुएशन है जो कि इस वक्त पेट्रोल की है, और ना सिर्फ पेट्रोल बल्कि बिजली के नर्ख में भी तेज़ी से इजाफा किया जा रहा है। हर हफ्ते या हर महीने हमें सुनने को मिलता है कमो बेश कि जी बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है हर नर्ख में, यानी कि पर यूनिट में। तो ये जो पर यूनिट बिजली का भी है वो भी बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी आवाम पर बोझ आ रहा है, आवाम की जेब पर ही बोझ आ रहा है। यानी कि अगर माजी में महंगाई होती थी तो कहा यह जाता था कि आवाम की जेबों पे जो है वो भारी बोझ है और आवाम किस तरह से उसको देगी, आवाम बेचारी परेशान हो जाएगी, आवाम किसी तरह से सुख का सांस नहीं ले सकेगी। लेकिन अब मौजूदा दौरे हुकूमत में जब ये कीमतें बढ़ाई जा रही है, जब ये बोझ बढ़ाया जा रहा है, तो सवाल ये होता है कि फिर किसकी जेबों पे अब बोझ आ रहा है? जाहिर सी बात है आवाम की ही जेबों पर आ रहा है। तो उस वक्त के इक्वेशन में और इस वक्त के इक्वेशन को क्यों एक दूसरे के साथ जो है वो मिलाया नहीं जा रहा और दूसरों को अलग अलग समझाने की हमें ये कोशिश की जाती है। बहरहाल लॉलीपॉप से गुजारा नहीं चल सकता। 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, हुकूमत मौजूद है और हुकूमत को अब ये सोचना होगा कि आखिरकार क्या करना है, क्योंकि जाते जाते भी अब जाहिर सी बात है अगर हुकूमत, जो कि हुकूमती अरकान दावे करते हैं कि ये हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली, तो भाई फिर भी पीछे 1.5-2 साल का वक्फा बचा है। इन 1.5-2 साल में भी अगर आपने महंगाई का जो सुनामी है, जो तूफ़ान है, वो कम नहीं किया, तो आपको क्या लगता है कि जनरल इलेक्शंस में आपको वो कामयाबी होगी जो माजी में आपको हुई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज ही एक रिसेंट इदारे की सर्वे की रिपोर्ट है कि तकरीबन मोर देन 30% लोग जो हैं वो साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो इस वक्त भरोसा करने के लिए इक़्तिदार के हवाले से तैयार हैं। इमरान खान साहब पे 30% लोग कर रहे हैं, 16% बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पे कर रहे हैं और 3% लोग मौलाना फजल रहमान पे कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि आवाम बहुत तंग आ चुके हैं और परेशान हैं और मौजूदा हुकूमत पर बिल्कुल इत्मीनान और भरोसा करने से कासिर हैं। आज के जो मेरे मेहमान होंगे जी, सबसे पहले सेनेटर गौस होंगे मुस्लिम लीग नून से, उज़मा रियाज जदून साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, MNA हैं तहरीक इंसाफ से, फैसल करीम कुंडी साहब हैं, CC के रहनुमा हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ, लेकिन एक ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो इन तीनों मौजूद मेहमानों के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे डिबेट का। स्टे ट्यून्ड। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। एक रिक्वेस्ट है डिप्टी स्पीकर साहब, ये 3 रोज के अलावा ये हम पीछे बेंचर्स भी जो हैं आवाम के वोट से आते हैं, तो मेहरबानी फरमाकर खाली ये 3 रोज आगे नहीं है, गुनाहगार ये 3 रोज ही हैं। जो पाकिस्तान को जो भी हुआ है ये 3 रोज ही होते हैं, हम पीछे वाले नहीं हैं। आपसे सर मैं स्पीकर साहब, हम आपको तो स्पीकर साहब आप मुझे जरा इस तरफ भी देखिएगा प्लीज। वेलकम बैक नाजरीन। और आज जी नूर आलम खान साहब की ये गुफ्तगू आप फरमा रहे थे, 14 जनवरी की गुफ्तगू है जब असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने ये कहा और उसके बाद एक हंगामा बन गया जी कि उनको शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है पार्टी से। बहरहाल इस सब पे भी मैं बात करूंगी। आज दूसरी तरफ जी आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि जी पाकिस्तान की मईशत स्टेट बैंक के सुपुर्द कर दी गई है, पार्लियामान की पहुंच से भी बाहर स्टेट बैंक और पार्लियामान की पॉलिसीज़ पे बिल्कुल वो नहीं होगा। क्या मतलब वाकई ऐसा हो रहा है और क्या नहीं, इस पर भी दूसरी तरफ जी फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं 4 लोग हैं। कौन है वो 4 लोग जो फवाद चौधरी साहब जिनका इंदिया दे रहे हैं कि नून लीग से गए जाके और मेक श्योर कर आए, किन लोगों से मिलकर आए, कहाँ मेक श्योर कर आए कि जी
हम अगर लीडरशिप से आपके नहीं डील शील कंफर्म होती तो वी आर रेडी टू गिव आवर सर्विसेज। वैसे इस पर भी बात करूंगी। उज़मा रियाज जदून साहिबा और सेंटर गौस साहब ज्वाइन कर चुके हैं, इन दोनों को खुशामदीद कह रही हूँ जी। सबसे पहले उज़मा साहिबा की तरफ जाती हूँ। उज़मा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा उज़मा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। पहले तो हम जरा पेट्रोल के प्राइसेस पे बात कर लेते हैं इन अ वेरी क्विक मैनर। पेट्रोल के प्राइसेस फिर बढ़ा दिए गए हैं। अभी शॉर्ट सारे सुने आपने भी होंगे, इमरान खान साहब के, आप लोगों के माजी के वो सारे शॉर्ट थे जब आप लोग कहते थे कि जी कम होने चाहिए बिजली के भी नर्ख, पेट्रोल के भी, और एक के बाद एक बढ़ाया जा रहा है। अब मज़ीद महंगाई हो जाएगी क्योंकि आपको पता है पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने का मकसद ये है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारी चीज़ों के ऊपर जो है इफेक्ट आता है, उसका टिकल डाउन इफेक्ट। जी रिदा, थैंक यू। हो रही है तो मुझे बोलने में जी जी बोलिए। प्लीज देख लीजिए। नहीं ठीक ठीक, आपकी आवाज़ सही आ रही है, बोलिए जी। अच्छा जी यूं है कि रिदा, एक चीज जरा माइंड में रखिएगा कि इस वक्त जो पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल, अगर देखा जाए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी तमाम दुनिया के अंदर पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं और ये इंटरनेशनल फिनोमेना है। पेट्रोल की प्राइसेस एक पाकिस्तान अकेले इसको हैंडल नहीं कर सकता। ये जिस तरह से इंटरनेशनल प्राइसेस की हाई होंगी उसी तरह से ये पाकिस्तान के अंदर भी हाई होंगी। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता है कि जो कोरोना के हालात रहे, कोरोना के दौरान जो पाकिस्तान की इकोनॉमी अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से फिर भी मुतासिर नहीं जिस तरह से बाकी हमारे के अंदर जो इकोनॉमी मुतासिर हुई, जो एक इन्फ्लेशन की जो लहर आई हुई है, जो महंगाई की लहर आई हुई है, ये सिर्फ इससे पाकिस्तानी अफेक्टेड नहीं है, इससे हमारे बांग्लादेश इफेक्टेड है, हमारी आप भारत का आप देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए। इसके अलावा अगर आप डेवलपमेंट कंट्रीज की बात करते हैं तो डेवलप कंट्रीज के अंदर भी देख लीजिए कि जिस तरह से वहां पे महंगाई आई, लोग वहां पे भी महंगाई का रोना रो रही हैं। ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, इसको आप बिल्कुल भी गवर्नमेंट के साथ लिंक नहीं कर सकते कि खुदा न खासा कि गवर्नमेंट की कोई बैड पॉलिसीज हैं, जब कुछ पॉलिसीज ठीक नहीं हुई जिसकी वजह से आज पेट्रोल की प्राइसेस हाई हैं या से तो भी महंगाई होगी। दूसरी बात जी, एक चीज जो मैं आप लोगों को मेंशन करना चाह रही हूँ कि वैसे तो हम जब बैठते हैं और अपनी इकोनॉमी को अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ कंपैरिजन भी करते हैं तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये देखिए कि भारत के अंदर इस पेट्रोल की जो कीमत है वो 200 रुपए है। इसी तरह से आप बांग्लादेश के अंदर देखें, वहां पे भी यही पेट्रोल की कीमतें जा रही हैं। अब मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, मसला ये है कि इंटरनेशनल फिनोमेना है कि आपके हाथ में ये चीज नहीं कि आपको अपनी मर्जी से या से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये चीज मैं समझती हूँ कि हमारी आवाम भी समझती है, हमारी गवर्नमेंट भी समझती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जब तक हम कर्जों से निजात हासिल नहीं करेंगे, जब तक हम IMF की से निजात हासिल नहीं करेंगे, तो ये कराने तो आप लोग नहीं आए थे, आपकी हुकूमत नहीं आई थी उज़मा ये काम कराने के लिए। ये है कि हमने उज़मा आपको मेरी आवाज आ रही है? ये काम तो आपकी हुकूमत कराने के लिए आई थी ना? जी मैंने कहा ये काम तो आप लोग कराने आए थे ना, कर्जों से माफी दिलाने तो आवाम को। एक चीज जरा सा माइंड में आप रखिएगा, अगस्त 2018 में जो हमारे रिजर्व थे वो 9.1 बिलियन थे, जो सिर्फ 2 महीने के रिजर्व थे, और इकोनॉमी हमारी दिवालिया हो जाती, खत्म हो जाती। आपने कभी इस चीज को नोटिस किया कि जिस वक्त हमने पाकिस्तान को, पाकिस्तानी हुकूमत को टेक ओवर किया तो हमारे पास क्या था? हम इस तरह से डूबती हुई इकोनॉमी को संभाला, और फिर ऊपर से जिस तरह से पूरी दुनिया भी कोरोना से अफेक्ट हुई है, इसी तरह से हमारा मुल्क भी अफेक्ट हुआ। आप मुझे ये बताएं कि इतने नामुनासिब हालात होने के बावजूद इस वक्त अगर हमने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया या थोड़ी बेहतर पोजीशन पे लेकर आए, मैं जरूर नेबरिंग कंट्रीज की जो मैं बात करती हूँ मैं इसलिए करती हूँ
कि हम हमारे मुल्क के हालात और हमारे नेबरिंग कंट्रीज के हालात ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उनका जीडीपी देखिए, हमारा जीडीपी देखिए, उनकी इकोनॉमी की हालात देखे, उनकी आवाम की हालात देखे। मैं ये नहीं कहती कि हम बहुत बेहतर है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बदतरीन हालात के अंदर बेहतरीन पॉलिसीज की वजह से आज हम बदतरीन हालात में नहीं गए। ठीक है, मैं जाऊंगी सेंटर गौस की तरफ। सेंटर गौस, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। ठीक है सेंटर गौस साहब, ये बताएं कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हर चीज बढ़ रही है, ऑपोजिशन सिर्फ मीडिया पर आकर तो कह रही है कि जी हम बहुत उठक पटक कर देंगे, हुकूमत को घर भेज देंगे, इनको हम जीने नहीं देंगे चैन से। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं डरावना ख्वाब बन गया हूँ वजीर आज़म इमरान खान साहब की रातों का। भाई इस सब से क्या होगा, आवाम क्या करे, ये बताए ना। जो हुकूमत ने करना है वो तो कर रही है। आज भी आप लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कि जी स्टेट बैंक सुपुर्द कर दिया है पाकिस्तान की मईशत को, उसके पार्लिमान से भी बाहर हो गया है। अब तो ये सारी चीजें आप लोग वहां क्यों नहीं लड़ रहे, फ्लोर पे क्यों नहीं लड़ रहे, वहां पे आप लोगों की जो मेजॉरिटी है वो क्यों नजर नहीं आ रही, इनके जो इत्तेहादी हैं उनको एतमाद में अब तक क्यों नहीं ले पा रहे आप लोग, हो क्या रहा है ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा आपका बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। देखिए जी, पहले ये जब भी महंगाई की बात होती है तो बजाय इसके कि ये लोग अपनी नालायकी और नाअहली तस्लीम करें, ये हमेशा दो चीज़ें कहते हैं कि जी कि पेट्रोल की बात करें तो कहते हैं जी पूरी जनूबी एशिया में जो पेट्रोल है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सस्ता है, और जब महंगाई की बात करते हैं तो कहते हैं कि जी आज में सबसे ज़्यादा महंगाई हो। बस यही दो जवाब होते हैं। लेकिन हमारा वजन यह है कि अगर एक गवर्नेंस बेहतर कर लें, पंजाब में कर लें, मरकज में कर लें, तो महंगाई आधी कम हो सकती है। अब वज़ीर आज़म साहब बार बार आज भी उन्होंने कोई मजमून लिखा है और अखलाकियात का दर्ज दिया है उन्होंने कि किस अखलाकियात की बात करते हैं। जो इन्होंने इनके जो वज़ीर सेंटर जो मरकजी वज़ीर इत्तलाआत इनके थे फवाद साहब, उन्होंने जो बताया खान साहब के मतलब कि जो जितना बेहुदा बकता है वही वज़ीर आज़म के पास जो दर्जे पाता है, उसी को करीब किया जाता है, उसको वज़ीर बनाया जाता है। तो जब अखलाकियात का ये हाल होगा तो वे रियासत मदीना की बात नहीं करनी चाहिए। ये तो रियासत मदीना को बदनाम कर रहे हैं। तो ये कोई नालायक है। और जो पोजीशन देखो ना, पोजीशन क्या कर सकती है। बड़ी कोशिश की है हमने इत्तेहादियों को मनाने की कि, और इत्तेहादी समझते भी हैं, और कई दफ़ा आपको पता हो कि चिचोई शुजात ने और परवेज़ इलाही ने किया कि हम इनके साथ इलेक्शन भी नहीं लड़ने के नेक्स्ट इलेक्शन, कि हम जो इनकी जो नाकामी का मलबा हम पे पड़ रहा है वो अंदर से परेशान है, लेकिन पता नहीं कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से उनको ये छोड़ नहीं रहे। आप देखें ना, कौमी असम्बली में अब तमाम बल्सियन पार्टी की जो स्ट्रेंथ है 154 मेंबर का, और अभी जो बिल पास हो उस पर 150 थे, यानी कि पोजीशन तो जितना उसका जोर लगता है इन असम्बली कौमी असम्बली के अंदर वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि अवाम के हक की आवाज उठाई जाए, अवाम पे महंगाई के बोझ ना डाला जाए। तो डमी असेंबली लग रही है, वो इदारा जो सुप्रीम इदारा है, जो सुपीरियर है, लग तो नहीं रहा। रात के 12 बजे जो है वो हुकूमत बिल पास करा लेती है मिनी बजट का। अभी आप खुद बता रहे हैं 154 के बजाय 150 मेंबर थे, तो ये क्या है फिर? ये जो निजाम चल रहा है इसको क्या कहेंगे फिर हम? 150 154 ये कोई ऐसी बात नहीं। कोई बीमार हो सकता है, कोई कहीं सफर पे हो सकता है, और ये चलाकी करते हैं कि 9 से एक दिन करते हैं कि जब आज रायशुमारी होगी, और फिर करते हफ्ते 10 दिन बाद है। पिछली दफा उन्होंने कभी समय का इजलास ये आप लोगों ने कितनी कोशिश की कि मिनी बजट पास ना हो और इत्तेहादियों को आप लोग मनाते, उनको राजी करते, क्या वजह है कि आप उनको राजी करने में नाकाम रहे? बस था, हर कोई देखो ना, जो छोटी पार्टी है वो हुकूमत में रहना चाहती हैं। वो अगर कहते हैं कि जी हुकूमत में रहेंगे तो काम करेंगे, तब लोग वोट देंगे हमें। हम कहते हैं कि मुल्क का ख्याल करो, अगर नहीं छोड़े तो फिर यानी कि ऑपोजिशन भी ये बात डिक्लेयर कर देना कि ऑपोजिशन हिम्मत हार गई है, वो आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकती। हिम्मत नहीं आ रही, हम आवाम के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। हम लॉन्ग मार्च कैसे कुछ भी तो नहीं हो पा रहा अभी तक। ये लॉन्ग मार्च की भी डेट पे डेट, तारीख पे तारीख आप लोग देते रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन तो एक फ्रेंडली ऑपोजिशन ही लग रही है हुकूमत के साथ, वो ऑपोजिशन लग नहीं रही। हमने 23 मार्च को ऐलान किया है, उसके लिए आप जो तैयारी की है, और हम चाहते हैं ना कि जरा लोग इनको देख भी लें। और देखो, हम तो शुरू दिन से ये चाहते थे कि ये अपना टाइम पूरा करें और ये डिलीवर करें और लोगों को मौका मिल सके इनको डिलीवर करने का। हमने तो
इंटरेक्ट इनको फैसिलिटेट किया है। अगर ये लूला लगड़ा जमहूरी निज़ाम चल रहा है तो इसमें तो हुकूमत का कोई कमाल नहीं है। ये तो एक जिम्मेदार पोजीशन पार्टियां जो कि इस निज़ाम को सहारा दिए हुए हैं, वरना जिस तरह पोजीशन हमेशा करती है या जिस तरह ये पोजीशन करते रहे हमारे साथ, तो उस वक्त तो ये निज़ाम शायद 2-4 महीने भी ना चलता। हम चाहते हैं कि चलो लूला लगना निज़ाम जमहूरी है, ये किसी तरीके से चलता रहे। और ये जो बाकी रेट का जो आप बिजली के रेट आपने सारी शुरू में आपने बता दिया कि पहले क्या रेट थे, अब क्या रेट है, और इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। अगर 3.25 साल ये कुछ 3.5 साल कुछ नहीं कर सके तो अगले 1.5 साल भी इनसे कुछ नहीं हो जाना, वही बंदे हैं। और फिर महंगाई पे और फिर मतलब अपने मुल्क के जो एक सोवरेन वारंटी है उस पर कंप्रोमाइज कर रहे हैं। स्टेट बैंक का आपने शायद खाकान का भी नाम लिया। अब स्टेट बैंक पहले को वजारत खजाना के माहतात था, अब उनको मशावरत का दर्जा दे दिया गया कि जो अब हम जो वजारत खजाना स्टेट बैंक को कहेगी वो पाबंद नहीं होगा, वो पाबंद होगा IMF का, कि वो जो डिक्टेट करेंगे उस तरीके से वो फैसले होंगे। तो ये इस पाकिस्तान की सोवरेनिटी पे उन्होंने कंप्रोमाइज करे, तो इसके अलावा हमने आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। इंशाल्लाह आवाम को भी सड़कों पे लाएंगे। आवाम से अब तो आवाम बेचारी मायूस होने लगी है कि हमारे मुस्तकबिल क्या होगा, कैसे लाएंगे? मुझे ये बताएं सेनेटर गौस साहब, आज फवाद चौधरी साहब क्लेम कर रहे हैं, कल से परसों से इमरान इस्माइल साहब भी क्लेम कर रहे हैं, आज सबके ट्वीट्स आपने देखे ही होंगे, हमाद अजहर साहब ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा 4 लोग आपके गए हैं मिलने के लिए और वो ये दे आर रेडी टू गिव देयर सर्विसेज के जी आप अगर लीडरशिप की आपसे नहीं बन रही तो हम आगे आके जो है वो संभालने के लिए तैयार हैं। देखो ये फवाद चौधरी और शेख रशीद हो ऐसी कोई ना कोई छोड़ते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं हुआ आप कह रहे हैं? कुछ भी नहीं हुआ। ये आप मैंने पता है कि ये सारा उन्होंने कहा 4 लोग हैं जो आगे की सीटों पे फ्रंट पे बैठते हैं, वो 4 लोग मेक श्योर करने गए हैं, यकीनी तौर पे कहीं गए होंगे तो बात आई है ना बाहर, ऐसे तो बात नहीं आ सकती। इनके अपने बंदे ने जब कहा है कि जी नूर आलम साहब जो मैंने हैं उन्होंने कहा है कि जी जो फ्रंट पे 2-3 रोज हैं इनका नाम ECL पे डाला जाए। उसकी वजह क्या थी? उसने दो तरफ इशारा किया है। एक कहा कि ये सारे जो फ्रंट लोग हैं जो हर दौर में वजीर रहे हैं और मतलब मुशर्रफ के साथ रहे हैं, मेजॉरिटी में वही जो फ्रंट रोज बैठती है ना वो परवेज मुशर्रफ के साथ रहे हैं, ज़रदारी के साथ रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं, PTI के साथ हैं, और ये मियां साहब से राब्ते में जो 12-14 जो लोग जो मियां साहब से राब्ते में हैं इनकी अपने फ्रंट रो वाले लोग हैं, उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये उसका काउंटर करने के लिए एक इन्होंने बयानिया बनाया कि नहीं जी बात कुछ और तरह भी 4 बंदे जो है ना इनके हमारे पास आए कि जी हमारे पास लीडर हमारी शिप करे। तो एक आवाम को मुतमिन करने के लिए एक शोशा इन्होंने छोड़ा है। बस वही आपको पता है ना ये सारे को बस सोशल मीडिया पे चल रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब पे जब पंजाब से वो अपने आते हैं अपने दफ्तर में तो यही सोशल मीडिया टीम आती है और उसमें डिक्टेट होता है कि आपने इसको गाली निकाली है, पोजीशन को गाली देनी है और यही कहना है कि ये सारा जो मुल्क की हालात खराब है पोजीशन की वजह से और ये सारे कर्जे हम ले रहे हैं पोजीशन की वजह से ले रहे हैं। इनको ये बात कहे तो शर्म आना चाहिए। ये 21 अरब रुपए कर्जा ले चुके हैं और हमने अब्दार में 16,000 अरब लिया, तो क्या हमारे कर्जे अदा करने के लिए 16,000 कर्जे अदा करने के लिए 21 अरब रुपया इनको देना पड़ेगा? बिल्कुल मतलब बेतुकी बात करते हैं और ऐसा झूठ चटाई से बोलते हैं कि आम बंदा बेचारा जो है वो सोचने में मजबूर हो जाता है। आज तक उन्होंने बयान ये बनाया कि अपोजिशन करप्ट है और किसी आप देख रहे हैं कि 3 साल हो गए किसी कोर्ट में हमजा शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ कोई भी केस ये साबित नहीं कर सके। और फिर जो अदालतों ने इनके खिलाफ जो लिखा है कि नैब के खिलाफ और जिन्हेदार FIA के खिलाफ कि ये लोग कुछ समझते नहीं है और ऐसे केस बना देते हैं, मतलब है इनको तो शर्म आनी चाहिए। तो मुझे एक नालायक तो तमाम पार्टियां पोजीशन ने ये सोच विचार करनी है। 26 को मीटिंग है और हो सकता है जो हमने लॉन्ग बात 23 मार्च को किया कहा है वो हो सकता है हम पहले लें, क्योंकि अवाम की अब चीखें निकल रही हैं और हम समझते हैं अगर इस हुकूमत को ज्यादा रहने दिया गया तो शायद अवाम बिल्कुल
बेशुतरे बेमहार ये आप लोग बस बातें तो कर रहे हैं सेठ औगास साहब माजरत के साथ, लेकिन कोई अमलन कुछ नहीं कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो बड़ा डरावना ख्वाब हूँ। वज़ीर आज़म साहब कैसे डरावने ख्वाब है? वज़ीर आज़म साहब जो करना है वो कर रहे हैं भाई। जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी वो बढ़ी है, जो लोगों का हाल बुरा हो चुका है वो हो चुका है। आप लोग उस तरह की ऑपोजिशन मान ले के आप लोग नहीं कर सके। आप लोगों ने एक फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा किया है इस तमाम एपिसोड के अंदर। नहीं, मैंने वो इसका जवाब पहले ही दे दिया है कि इस निज़ाम पोजीशन का हमारा काम पोजीशन करना भी है और इस निज़ाम को कायम रखना भी है। आप देखें कि रोजाना को नया शोशा छोड़ा जाता है, कभी कोई सदाती निज़ाम की बात कर लेता है, कभी खबर आ जाती है कि प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी तमाम सर्विस चीफ को बुला लिया, को मशावरत करनी है, ये करनी है। ये एक ऐसी फिजा को मनाते हैं, काम में से हो नहीं रहा, गवर्नेंस हो नहीं रही और ख्वाब देखने सदाती निज़ाम के। भाई पार्लियामेंट में कहाँ आपकी रुकावट बनी? पार्लियामेंट में तो आप में इतनी सख्त नहीं है कि अपोजिशन के साथ बैठ सके और मशावरत कर सके। खान साहब की इतनी ईगो है और अना है कि जब कोई मसला होता है, चाहे जब इंडिया के साथ हमारा मसला हुआ, बिनंद वाला वाक्य हुआ या कोविड का मसला हुआ, दूसरे जो अफगानिस्तान की तरह की सूरत हाल थी उसमें भी वो नहीं आते और दिल से खिलाफ बैठना नहीं चाहते, तो फिर ये मुल्क कैसे आगे चलेगा? तो इसमें निज़ाम में गलती नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर की अना में है, प्राइम मिनिस्टर में है। जब ये प्राइम मिनिस्टर तब्दील हो जाएगा तो हालात खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, मैं जरा उज़मा की तरफ वापस जाती हूँ। उज़मा, आज नॉट आज लेकिन ऑफ कोर्स आज आप लोगों को क्या ये डिसाइड हुआ कि जी आप लोग को आज याद आया है कि 14 तारीख को नूर आलम साहब ने जो असेंबली के अंदर बात कही उसके ऊपर आप लोगों को नोटिस लेना चाहिए और उनको शो कॉज भेजना चाहिए। एंड देन द गेम स्टार्टेड कि जी परवेज खटक साहब चूंकि केपी के सदर हैं तो वो पार्टी के तो वो शो कॉज देंगे, बट नूर आलम साहब का स्टेटमेंट आ चुका है एंड ही हैज कैटेगोरिकली सेड कि हु इज परवेज खटक एंड व्हाई ही कैन गिव मी द शो कॉज। वो कौन होते हैं मुझे देने वाले? ना मैंने ऐसी कोई बात की है जो कि खिलाफ वर्जी हो पार्टी की, और उनका ना वो चेयरमैन है, वो मुझे कैसे दे सकते हैं शो कॉज? तो ये अब आपके अपने लोग आ रहे हैं फ्रंट पे। फिर उस दिन जब पार्लिमानी आप लोगों की अपनी मीटिंग हुई तो फिर उसके अंदर किस तरह से जो है वो वहाँ पे परवेज खटक साहब और वज़ीर आज़म साहब के दरमियान जो मुकालमा हुआ वो भी सबके सामने है। तो आप लोग के अपने लोग जो हैं वो वन आउट ऑफ वन अगेन बाय वन कमिंग एट अप और फ्रंट पे आके वो बात कर रहे हैं कि जी पॉलिसी से मुतमईन नहीं है। वज़ीर आज़म साहब को कह रहे हैं कि जी हम मुतमईन नहीं है, अपने ही लोगों को कह रहे हैं कि जी उनके नाम ईसीएल में डाल देने चाहिए तो मुल्क बेहतर हो जाएगा। तो ये बैशिंग आपके अपने पास से हो रही है, ऑपोजिशन मीडिया इस सब को तो छोड़ दें, तो अब आपके अपने लोग भी क्या गलत कह रहे हैं? रिदा, मैं अपने भाई सेनेटर गौस साहब से ये बात करना चाहूंगी। जी जी, इस वक्त आपने भी ये बात की कि भाई ऑपोजिशन फ्रेंडली ऑपोजिशन लग रही है, ठीक है। देखिए, पहले तो मुझे ऑपोजिशन से एक चीज पे ये है कि चलें आप, ये बड़ी मेहरबानी कि आप इस सिस्टम को चलता हुआ रखना चाहते हैं, लेकिन आपको साथ में ये भी पता है कि आपने इकोनॉमी किस कंडीशन के अंदर खान साहब के हवाले की है, आपने इदारों को किस कदर तबाह करके खान साहब के हवाले किया है, और आप यही चाह रहे हैं। देखिए जी, मैं एक 2000 उस्मा कता कलामी माफी जस्ट टू ऐड वन थिंग, आप लोग सही करने आए थे ना, आप लोग के सारे सॉर्ट है ना मौजूद, आप लोग ठीक करने आए थे। रेलवे आप लोग कहते थे हम ठीक करेंगे, पीआईए हम ठीक करेंगे, मईशत असद उमर चैंपियन करेंगे। फिर 1980 के बाद पाकिस्तान 12 दफा फाइनेंशियल क्राइसिस में गया है। वो किसकी वजह से गया है? हमारी वजह से गया था या इन लोगों की वजह से गया था? 1958 में, 1952 में फर्स्ट टाइम आईएमएफ का मेंबर बना, 1958 में इसने फर्स्ट टाइम 35,000 का कर्जा लिया। उसके बाद से अभी तक आप देख लें 2018 तक कितने कर्जे लिए गए, और 2018 के अंदर सिर्फ हमें इन्होंने 9.1 बिलियन की हमें इन्होंने रिजर्व्स दिए, और उसके ऊपर इकोनॉमी हमने चलाई। ये लोग तो शुक्र का कलमा पढ़ रहे हैं और हैरान है कि इतनी बुरी कंडीशन हमने खान साहब के हवाले की, और ये कैसे ये लोग शायद पढ़ सकते शुक्र का कलमा, मगर आवाम नहीं पढ़ रही शुक्र का कलमा। मेरी बात सुने ना, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना। आवाम इस वक्त दुहाइयां दे रही है, रो रही है, लोग मर रहे हैं, सुसाइडर इस वक्त सबसे ज्यादा आपके पास केसेस हो गए हैं। देखिए वो उसका मुझे भी दुख है, बहुत ज्यादा मुझे उसका दुख है,
कि मैं समझती हूँ कि वो जो अवाम जो खुदकुशी कर रही है, वो मुझे लगता है कि मेरी अपनी औलाद है, मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे अपने बहन भाई हैं, उसका मुझे भी शदीद दुख है। लेकिन इन हालात तक लोगों को, अवाम को पहुंचाने वाली आया पीटीआई थी? पीटीआई तो फर्स्ट टाइम 3 साल की उसमें आई है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा लीडर इमरान खान करप्ट है और वो करप्शन की वजह से आज अवाम को इस जगह पे उसने धकेला है। नहीं, ये बात नहीं है। मैं आपको यही तो समझाना चाह रही हूँ कि इनकी दी हुई चीजें, इनकी वजह से आज ये हालात हुई नहीं है। और हमें अपने इदारों को स्टेबल करने में, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने में टाइम लग रहा है। रिदा, ये चीज आप लोग समझें कि जब कोई शख्स पुराना घर भी खरीदता है ना, तो उसको रेनोवेट करने में कुछ टाइम लगता है। 100 दिन का टाइम मैंने नहीं दिया था, उस्मा ऑपोजिशन ने नहीं दिया था, वजीर आजम इमरान खान साहब ने 100 दिन का टाइम दिया था। वो क्लिप अभी भी मौजूद है जो काशिफ अब्बासी के शो में बैठ के वो कहते थे कि 99 दिन में मैं ये सब काम सीधे कर दूंगा, सिर्फ 99 दिन चाहिए मुझे। एक मिनट देखें, खान साहब की एफर्ट के ऊपर और खान साहब की जो प्लान्स कर रहे हैं उसके ऊपर किसी को भी एतराज नहीं है। हाँ, टाइम जरूर है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ये, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म प्लानिंग तो फिर मान लेना कि गलती की ना, गलत एनालिसिस था ना, सुनियो ना, डूइंग गवर्नमेंट और मेकिंग द अफेयर्स इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये तो मान लेना फिर, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, डूइंग गवर्नेंस इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। देखिए रिदा, हम भी की कर लेते हैं ना, हम भी बोरो कर लेते, डॉलर लेकर आते, मार्केट में फेंक देते, पैसे को कंट्रोल कर लेते, पेट्रोल की प्राइसेस को कंट्रोल कर। ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। आपने लॉन्ग टर्म आप बता देना, आप बता दें लॉन्ग टर्म। देखिए रिदा, एक मिनट ना, देखिए आपकी प्लानिंग कमीशन के आपके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर परवेज ताहिर साहब, उन्होंने ये खुद ये बात कही है कि अभी तक पब्लिक डेट हमारा 1990 से लेकर 2018 तक हाईएस्ट रहा है। इसको लेकर आने वाला कौन था? हम थे। ये बात ना करें ना। इस वक्त भी आप ये देख लें कि जो आपका सरकारी कर्जे पे जो आपकी पूरी इकोनॉमी है ना, वो 72% पे मुश्तमिल है। ये हमने किया? ये हमने नहीं किया रिदा। इस वक्त जो हमें चैलेंजेस सामना करना पड़ रहा है ना, ऑपोजिशन ने किया, माजी की हुकूमत ने किया, आपने क्या ठीक किया? आप ये बताएं बस। आप 99 दिन का टाइम लेकर आए थे कि 99 दिन में हम सब कर देंगे, वजीर आजम साहब ने कहा था खुद। देखिए एक मिनट रिदा, इसमें आप मुझे ये बता दें, खान साहब की कहीं पे आपको ये फीलिंग आई है कि खान साहब अपने खानदान, फीलिंग से नहीं चलती मैशियत, फीलिंग से मुल्क नहीं चल सकता, ये आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? बना रही है। मैं तो ये समझती हूँ कि इस चीज पे भी ऑडिट होना चाहिए कि जब भी जिस हुकूमत ने भी IMF से कर्जा लिया, वो कर्जा आया अवाम की बहबूद के लिए लगाया। हुकूमत आपके पास है, आप ऑडिट करिए ना, आपके पास है हुकूमत, सारे इदारे आपके पास हैं, आप कराएं ऑडिट। क्यों, किसने रोका आपको? तो यही बात है ना, यही बात है। इस वक्त हम करा रहे हैं ना, और कर रहे हैं हम यही वाला काम, जिसमें से ये कह देते हैं कि जी अभी तक करप्शन साबित नहीं हुई। इतने माहिर ये लोग हैं, इस तरह से इन्होंने काम किया हुआ है। देखिए आम मुकदमा भी चलने में जो है ना, उसका भी नतीजा निकलने में टाइम लगता है। ये तो बड़े बड़े माफियाज यहाँ पे बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। ये माफियाज कैंसर की तरह ग्रास रूट लेवल के अंदर घुसे हुए हैं। इन लोगों को निकालना करना कोई आसान काम है? कैसी बात करती है रिदा? ये तो हमारे आपकी अपनी हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि जो आगे ट्रेजरी बेंचेस पे 3 लोग बैठते हैं ना, वो माफियाज है, उनका नाम ECL में डलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के लोग माफियाज हैं स्टिल, आपके अपने लोग कह रहे हैं कि आगे जो 3 लाइंस में ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए वो माफियाज है। मैं इस पे मजीद बात करती हूँ, कमर्शियल ब्रेक के लिए जाना है। आई विल टेक योर स्टांस ऑन इट। वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट। स्टे ट्यून्ड नाज़रीन। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू हो रही है उस्मा रियाज जदून साहब और सेंटर गौस मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN से।
मैं जरा उस्मा रियाज जदून साहिबा से तो बात मैंने की है, उनकी तरफ मजीद भी जाती हूँ, जरा गौस साहब की तरफ भी जाती हूँ। गौस साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। अच्छा गौस साहब, ये तो मामला है जी, वो कह रहे हैं कि करना चाहिए हमें ऑडिट भी, और ये सारी चीज़ें ठीक है, वो हम सुनते आए हैं 3 सालों में, अभी भी सुन रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ जो जाहिर सी बात है एक जिम्मेदारी बनती है, और ख़ास तौर पे वो ये भी कि नून लीग की ये बातें जो सामने आ रही होती हैं कि जी नून शीन और ये वो, ये क्या वजूहत हैं? ये बहुत ही मुसद्दक़ ज़राए मेरे अपने भी बता रहे हैं कि ये आपके अपने लोग हैं जो जाके बता रहे होते हैं कि जी ये हो गया, आज पार्टी के अंदर यूं हो गया, ऐसा हो गया। तो ये जो आपस के चुपकलिश, उससे आपको नहीं लगता कि फिर हुकूमत की तरफ जो आप लोग रुख करते हैं किसी प्लानिंग के साथ, कोई एक जामे तौर से कोई वाज़ेह स्टेप लेने का, वो फिर घूम फिर कर आपकी तरफ आ जाता है, और वो सारा महवर फिर आप लोगों की तरफ ही घूमने लगता है कि वापस ऑपोजिशन जो है वो अपने कटहरे में कर जाती है? ऑपोजिशन इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो रही है कि वो कोई जो है मुस्तकिल बुनियाद पर जो है, या फिर एक मजबूत तरीके से सामने आ सके? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप लोग एक फ्रेंडली ऑपोजिशन के तौर पर सामने आए इस दफ़ा। देखिए रिता, बात यह है कि पहले तो मैं इनकी एक बात उन्होंने की जो बना जदून साहिबा ने, कि लोग हैरान हैं कि खान साहब ने मईशत को कैसे संभाला है। हाँ जी। अब मतलब को बात करने से पहले कोई इंसान सोचता है कि खान साहब की कैबिनेट का या खान साहब की कौन सी टीम का बंदा जो इनकी फाइनेंशियल टीम में, फिनांस की टीम में है, क्या वजीर खजाना इनका है, या स्टेट बैंक का गवर्नर इनका है, या जो मर्ज टीम है वो उनकी टीम के मेंबर है। ये सारे IMF के बंदे हैं। खान साहब तो खुद कह चुके हैं कि मुझे टीवी से पता चल रहा है कि डॉलर का रेट ऊपर चला गया, हमारे कर्जे इतने बढ़ गया है। तो ये कहना कि जी खान साहब मुईशत को संभाल रहे हैं, मुईशत तो अल्लाह ताला के सहारे जो है वो संभली हुई है, या जो भी संभली है IMF ने संभाला हुआ है, और IMF श्योर कर रहा है कि जो मैं पाकिस्तान को लोन दे रहा हूँ वो लोन सूद के साथ मुझे वापस मिले। वो सारे स्टेट बैंक के गवर्नर भी यही कर रहा है, और इनकी जो शौकत तरीन साहब उसने भी यही किया है, टैक्स लगा के टैक्स लगा के जी, ताकि पाकिस्तानी कौम का मजीद जो है ना कचूमर जो है वो निकाल दे। और कर्जे की बात करते हैं और फिर इल्जाम तराशी हमारे पे करते हैं। मैं तो हैरान हूँ। ये देखो, इन्होंने 5 वजीर बदल दिए, फिनांस वजीर 5 वज़ीर खजाना, ये 5 और 6 सेक्रेटरी फिनांस सेक्रेटरी बदल चुके हैं, और फिर कहते हैं कि हमने मईशत को संभाला दिए हुए। अच्छा खौस साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, सेनेट के इजलास में आज जैसे वो शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे थे कि इस हवाले से स्टेट बैंक के हवाले से आज डिस्कशन होना चाहिए और बिल वहाँ भी पेश चाहिए, क्या उसके ऊपर आज प्रोसीडिंग रही? मैंने तो वो इजलास नहीं अटेंड किया। अच्छा। उसमें हाँ जी, तो देखो उसमें हमने जो शायद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें सारी वो बातें बता दी हैं जो हमारे तफजात हैं कि स्टेट बैंक को एक मुख्तार इदारा बना दिया गया है, वजारत खजाने के मातात वो नहीं रहा, और ये कि हुकूमत पाकिस्तान वो स्टेट बैंक गवर्नर मुकर्रर करेगी, लेकिन उसकी इख्तियारात है उसको एक किस्म का उन्होंने खुद मुख्तार बना दिया। वो डायरेक्ट IMF के अंडर होकर जैसे वो डिक्टेट करेंगे वैसे वो करे। वो हमारे किसी चीज का पाबंद नहीं है, सिर्फ मशावरत की हद तक जो है वो पाबंद है, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो वो चाहे रुपए का रेट बढ़ा दे, शरह सूद बढ़ा दे, और कर्जों डॉलर को कहीं ले जाए, ये सारा उसके ठीक है गौस साहब, ठीक है। मैं जरा उस्मा की तरफ से, जो मैंने वाइंड अप की तरफ बस प्रोग्राम के जाना है, उस्मा मैं बस वन लास्ट कमेंट लूंगी आपसे। ये जो स्टेट बैंक का मामला है इसके ऊपर भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ, असेंबली के अंदर भी आज शाहिद साहब कह रहे थे, और आज सेनेट पे भी गया ये बिल। तो ये जो खुद मुख्तारी का मामला है स्टेट बैंक की, ये भी जा रहा है हाथ से। फिर आप लोग को लगता नहीं है कि करके जब ये सारी चीजें चले जाएंगी, और ये वही सारी बातें जो आप लोगों ने हमें समझाई पढ़ाई थी पूरी आवाम को, तो फिर क्या पल्ले क्या रह जाएगा पीछे, जो कहते हैं? देखिए, एक चीज का ख्याल रखिएगा, इस वक्त जो भी हो रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान को देख के, पाकिस्तान की इकोनॉमी को देख के और पाकिस्तान को अपलिफ्ट करने के लिए किए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी इस वक्त हम बिल पेश किया, जो हम लेजिस्लेशन लेकर आए हैं, वो कोई इतना ये नहीं है कि जी हम उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं लेकर आ सकते, ये चेंज नहीं लेकर आ सकते हैं। लेजिस्लेटर है, एज अ लेजिस्लेटर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, और वो काम हमारा है उसको ठीक करना, उसके अंदर लेजिस्लेशन करनी, उसके अंदर जो चेंजेस लेकर आनी आप मुतमईन है उस शिक से? आप मुतमईन है स्टेट बैंक वाली शिक से?
बिल्कुल जी, मैं मुतमईन हूँ, मेरे खान मुतमईन है, मेरी हुकूमत मुतमईन है, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। मैं अपोजिशन से जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग प्लीज आज से देख लें। आज कौमी असेंबली का सेशन शुरू हुआ और वो फौरन ही एडजर्न कर दिया गया। तो मैं इनसे ये रिक्वेस्ट मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग असेंबली आए, हमारे साथ बैठे, बहस करें, पूरा एजेंडा मुकम्मल होने दिया करें। उसके मुताबिक जो आप लोग लेजिस्लेशन चाहते हैं, ये जो कोऑपरेशन आप हुकूमत से चाहते हैं, आप हुकूमत के सामने पेश तो करें, उनके साथ बैठे तो सही। आपने तो हुकूमत वो कह रहे हैं आप नहीं बैठने को तैयार है, आप कह रहे हैं वो बैठने को तैयार नहीं है, पता नहीं कौन बैठने के लिए तैयार है नहीं। रिदा, सेशन किस लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं ना कि आप लोगों ने बैठना है और मुल्क को कौन की बात करनी है। शाहिद साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही रोना रो रहे थे कि जी आप लोग तैयार नहीं है, आप लोगों ने बहस ही नहीं कराई इस पे, स्टेट बैंक वाले बिल पे। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि ऑपोजिशन संजीदा नहीं है, अपने काम में संजीदा नहीं है। वो गवर्नमेंट को भी एज ए पीडीएम लेके चल रही है, जिससे इनकी आपस में कोई इत्तेफाक और इल्हाक। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा फ्रेंडली ऑपोजिशन किसी हुकूमत को नहीं मिली है जिंदगी में। वेल ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया उस रियाजुद्दीन साहब आपका, सेंटर गौस साहब आपका, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया नाजरीन। और चाहे ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो, दोनों आपस में एक ही बात करते हैं कि जी वो हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, वो हमारे साथ, लेकिन दोनों के आपस के मामलात में अवाम पिस रही है। नुकसान सिर्फ इस कौम का हो रहा है, इस अवाम का हो रहा है, और अगर जागती आंखों से भी लोग सोते हुए फैसले कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात है। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ।